तो चुनावी मंचों से जिन शब्दों का, जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, जिन मुद्दों को लाया जा रहा है, उन मुद्दों का क्या आम जनता से कुछ लेना देना है? उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना है? सरोकार होगा जनता का, समस्याओं का समाधान होगा? क्या इन मुद्दों का जिक्र घोषणा पत्रों में भी किया है सियासी पार्टियों ने, या उसे इतर ये मंचों से मंचन हो रहा है? मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सभी लोग। मधु गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। ब्रेक से पहले उनसे सवाल था कि ये सत्तारूढ़ पार्टी है समाजवादी पार्टी, इनको तो जरूरत नहीं पड़ने चाहिए थी गधे लाने की या किसी और को लाने की। मधु गुप्ता जी क्या कहिएगा? जी, अमिताभ जी की चिंता बिल्कुल वाजिब है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। इतना बड़ा चुनाव है, इतना बड़ा प्रदेश है और समाजवादी पार्टी विकास का एजेंडा लेके आई, काम बोलता है कहकर आई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने, जुमलों वाली पार्टी ने अपना भ्रम फैलाने के लिए जो जुमले चलाए हैं उनका कोई अंत नहीं है। शुरू हुआ कब्रिस्तान शमशान से, बिजली में भेदभाव से, जबकि शायद इन्हें ये नहीं मालूम है कि 2016 6 जुलाई को जब ईद थी तो जो बिजली की सप्लाई थी वो 13,500 मेगावाट थी, और 2016 में जब धनतेरस, दीपावली, भैया दूज थी तब बिजली की सप्लाई 15,400 मेगावाट थी। तो ये पता नहीं कहां से बिजली हो तो उसमें भेदभाव, कब्रिस्तान शमशान में, और उत्तर प्रदेश को शमशान बनाने के लिए ये बड़ी ही खराब और चिंता वाली चीज है जिसको सभी निंदनीय है। और इतने बड़े नेता इस स्तर पे आए, मर्यादाओं की सारी सीमा तोड़े, सबकी निंदा ठीक, चिंता का विषय। इस सबकी निंदा में मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये था, ये पूछ रहा था कि गधे क्यों लाए आप? देखिए, वो बहुत लाइटर वे में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी के महानायक से हम कहेंगे कि वो इसका प्रचार कर रहे हैं। वो उन्होंने उसको ट्विस्ट कर दिया। देखो, ये पार्टी बहुत होशियार है चीजों को ट्विस्ट करने में, इधर से उधर भ्रम फैलाने में, और कसाब ले आए, इसी बीच में कसाब ले आए। अब बताइए आप, एक वो जुमला कि जो सभी के महानायक से कहा जाए कि देखिए आप जो कर रहे हैं उसके बदले कसाब ले आए, कहां तक सही है? कौन इस कसाब के साथ सहमत होगा? मधु जी एक छोटा सा सवाल, मधु जी एक छोटा सा सवाल है मेरा। ये बात अगर मुख्यमंत्री जी व्हाट्सएप पर या एसएमएस पर या टेलीफोन पर कह देते बच्चन साहब से, तो क्या दिक्कत थी कि भाई गधे का प्रचार मत करो? ये सलाह तो व्यक्तिगत भी दी जा सकती थी। देखिए, ये चुनाव का महापर्व है, चुनाव का महापर्व है, और हमारे मुख्यमंत्री जी दिल से बात करते हैं और साफ सुथरी, उनकी कोई चीज हिडन बिहाइंड नहीं होती है कि कहीं पर इशारा, कहीं पर उनका तीर, ऐसा नहीं होता है, जो है वो सामने है। उन्होंने बड़ी लाइटर वे में कहा, लेकिन कसाब कहां से कूद गया? अमिताभ जी ये बताइए, कसाब को लाना कहां तक ठीक है? वो इतना सिंपल है, उसमें कोई मर्यादा ही नहीं टूटी जो उन्होंने सेंटेंस कहा। लेकिन जो मैं कसाब, गधा, घोड़ा, गेंडा इन सबके विरुद्ध हूं। आप सोचिए, हिंदुस्तान ये मुद्दे ही नहीं उत्तर प्रदेश में दुख चाहिए। जी ठीक बात है। मधु जी आएंगे आपके पास। हृदय जी से एक सवाल पूछ लूं। हृदय नारायण जी, देखिए उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ के आसपास की आबादी, ये जितने मुद्दे, और घोषणा पत्र की बात नहीं करिए, उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र पढ़ के वोट देने वाला 1% आदमी है, कुल मुश्किल से होगा तो, और 80% को तो पता भी नहीं कि घोषणा पत्र किस बीमारी का नाम है। नहीं तो सर्वे कर लीजिए किसी गांव खेड़ा में जाके कि आप जवाहरलाल से लेके आज तक किसी घोषणा पत्र देखा क्या? मंच से नेता जो बोलता है उसका संदेश जाता है। ये गधा, घोड़ा, गेंडा होते होते, कब्रिस्तान शमशान होते होते मसला कसाब तक चला गया हृदय जी, और 22 करोड़ लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल का मुकदमा हो रहा है। ये जिन्हें कैसी हो रही है? कसाब पर, घोड़े पर, गधे पर, और मुकदमा है 22 करोड़ लोगों के भविष्य का। हृदय नारायण जी,
निश्चित रूप से घोषणा पत्र को पढ़कर वोट देने वालों की संख्या पहले कम थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र के आधार पर वोट देने वालों की संख्या बढ़ी है। ये बात अमिताभ जी की ठीक है कि मंचों से जो भाषण दिए जाते हैं उनके आधार पर किसी पार्टी का दृष्टिकोण व्यक्त होता है। मैं याद कराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, कलराज जी ने, उमा जी ने, सभी नेताओं ने घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं को अपनी सभाओं में प्रकारांतर से उठाया है। सब जगह पर बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो कृषि क्षेत्र में ऐसा करेगी, नौकरियों में शुचिता और पवित्रता लाएगी, सिंचाई के बारे में बताया गया। मैं घोषणा पत्र के बिंदुओं को दोहराऊंगा नहीं। सभी सभाओं में हमारे वक्ताओं ने घोषणा पत्र के बिंदुओं को बार बार दोहराया है और आदरणीय जनता से वोट मांगने का काम किया है। जहां तक अभी एक प्रश्न उठ रहा था कांग्रेस और सपा की तरफ से कब्रिस्तान का, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जब ये बात आई थी बजट के रूप में, मैं अपने दल के नेता के रूप में मैंने वहां भी ध्यानाकर्षण किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दुर्घटनाएं होती हैं या कहीं कैजुअलिटी हो जाती है आपस में गोलाबारी में, दंगों में, तो उनमें भी मदद करने में जाति और मजहब देखती है। मैंने आग निकाल कहा था और मैंने तब ये कहा था, मैं उसको रेखांकित करता हूं, आज दोहराता हूं कि सरकार ने जो मुर्दे हैं, जो मर गए लोग हैं, उनमें भी जाति और मजहब देखने का काम किया था। ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में मैंने कहा था। तो इसमें गड़बड़ी कहां हो गई? हां, अमिताभ जी की इस बात से हम सहमत हैं कि गधे, घोड़े, कबूतर या इस तरह के प्रतीक या इस तरह की चर्चा से बुनियादी सवाल, कृषि के सवाल, बेरोजगारी के सवाल, औद्योगिक पिछड़ेपन के सवाल और जैसा जापानी इंसेफेलाइटिस का मामला है, ऐसे सवाल, उत्तर प्रदेश को विकसित करने के सवाल। उत्तर प्रदेश एक लंबे अरसे से प्रश्न प्रदेश बन गया था और नौकरियां बेची जा रही हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर इतना अराजक हो गया हो कि सरकार से अपनी राजधानी भी संभाले ना समझती। ऐसे सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए। हां, चूंकि एक तरफ से प्रतीक बेजा तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसलिए प्रतीकों में बात की गई। मैं अमिताभ जी से जो उनकी भावना है उससे सहमत हूं और यही जो वो कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए था। जी ठीक है सुरेन भाई, जनता देखती है, शोले फिल्म का जिक्र हो रहा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा का जिक्र कर रहे हैं बड़े लोग, छुटवाइए नहीं। गब्बर की बात हो रही, शाहरुख खान की बात हो रही, गधा घोड़ा कबूतर शमशान मशान तमाम चीजें हो रही हैं, कब्रिस्तान से लेके और कसाब तक। जनता ये मुझसे जो लोग इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों से करते नहीं करते मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मुझसे उत्तर प्रदेश के जो लोग कहते हैं वो कहते हैं भैया ये लोग नॉन सीरियस हो गए, असंवेदनशील हो गए राजनेता। बोले मंचों पर बड़े नेता नौटंकी करते दिख रहे हैं, छोटे को तो छोड़ दो। सुरेंद्र भाई, अमिताभ जी, सच है ये बात, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नेता जिनको बड़े कद और बड़े पद पर बैठाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो छोटे मन के और छोटे कद के लोग बड़े पद पर बैठ गए हैं आज की डेट में। और उन बड़े पद पर बैठे हुए नेताओं ने जो चीज शुरुआत की है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की गुजरात में, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और कई जगहों पर, तो निश्चित तौर पर ये पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इसका प्रतिकार होना चाहिए और इसका प्रतिकार जनता को अपने वोटों के माध्यम से करना चाहिए, ऐसी मेरी जनता से भी अपील है। मैं तो आज भी कहता हूं भाई, लेकिन राहुल जी भी तो गब्बर और डीडीएलजे बता रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में घोषित कर देते। देखिए, मैं यहां पर दो बातें हैं अमिताभ जी। अगर गब्बर और डीडीएलजे नकारात्मक राजनीति का प्रतीक आप मानते हैं तो मैं आपसे सहमत हो जाऊंगा, अगर डीडीएलजे और गब्बर नकारात्मक राजनीति का प्रतीक होंगे तो। लेकिन अगर कसाब नकारात्मक राजनीति का नहीं, सकारात्मक राजनीति का प्रतीक है, तो मैं भाजपा से भी सहमत हो जाऊंगा। भाजपा के मित्र और आप तय कर दें कि कसाब सकारात्मक राजनीति के प्रतीक है और डीडीएलजे और गब्बर नकारात्मक। मैं कसाब पर तो मैंने आपका कसाब पर मैंने आरंभिक टिप्पणी में कहा था, डिसीजन को मान लूंगा।
ना मैंने कसाब के बारे में अपनी राय आरंभिक टिप्पणी में रखी थी कि हिंदुस्तान में जो भी आदमी रह रहा है उसका देश प्रेम किसी से कम नहीं। मैं दूसरी बात और जो कहना चाह रहा था कि इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि हृदय नारायण दीक्षित जी जैसे लोगों के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी इनका चेहरा प्रस्तुत करती तो शायद अमित शाह को कसाब भी नहीं कहना पड़ता, अमित शाह को इस तरीके की बातें नहीं कहनी पड़ती। लेकिन इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है कि इन जैसे क्रांतिकारी को वो लोग क्यों आगे बढ़ाएंगे। यहां पर तो लोग आगे बढ़ाएंगे दल बदलुओं को, यहां पर आगे बढ़ाएंगे रीता बहुगुणा जी को, यहां पर आगे बढ़ाएंगे श्री ब्रजेश पाठक जी को, यहां पर आगे बढ़ाएंगे ये लोग स्वामी प्रसाद जी मौर्य को, सुरेंद्र भाई और यहाँ ठीक है, पर परिवारों को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र भाई एक चुनावी मंचों से जिस तरीके से भाषणबाजी हुई और उस बीच शमशान घाट भी आया और कब्रिस्तान भी आया और कब्रिस्तान से निकालकर बीजेपी कसाब को ले आई और अब वही कसाब है कौन से कामयाब उत्तर प्रदेश सोचा था इस प्रदेश की जनता ने, लेकिन आज कसाब यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। सीधे चल रहे हैं के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी। मधु जी, एक सवाल पिछले 10 दिनों से मेरे दिमाग को मथ रहा है। आप हैं पैनल में तो आपसे पूछ लेते हैं, क्या राजनेताओं ने अब अपने भाषण लिखने का काम टीवी पर चलने वाले कॉमेडी शो के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको दे दिया है? मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। सारी पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं को 10 दिन सुनने के बाद मेरे मन में ये बात आई कि आपसे पूछूं कि क्या भाषण लिखने वाले वही लोग हैं जो कॉमेडी विद कपिल में लिख रहे हैं स्क्रिप्ट? जी अमिताभ जी, ये जो बीजेपी है, जुमलों वाली पार्टी, इन्होंने यही काम किया है, इसीलिए जुमलों के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो जितने भाषण हमारे मधु जी, एक निवेदन करूं, आप मेरी मित्र हैं लेकिन एक निवेदन करूं, आजम साहब को किसी एक रैली में तबीयत से सुन लीजिए। अगर सिनेमा वाले राइटर फेल नहीं हो जाए तो आप जो कहिएगा तो हार जाऊंगा, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। सिनेमा में भी कोई ऐसा उम्दा राइटर नहीं, क्या क्या जुमले हैं आजम साहब के भाषण। पूरी बात सुनिए अमिताभ जी। अमिताभ जी, हम ऑल टुगेदर आपसे सभी की बातों को आप सारांश कीजिए। देखिए, एक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं क्योंकि काम बोलता है। उन्होंने कहा कि हमने कितने कंप्यूटर बांटे और बिना भेदभाव के बांटे, और जो कंप्यूटर हम बांट चुके जिसको ये लॉलीपॉप कहते थे, अब ये बांटने जा रहे हैं। हम अब स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन हो गए हमारे, अब ये आगे अभी तो इसको कंडम करेंगे, बाद में स्मार्टफोन बांटेंगे। और काम जो इन्होंने कहा वो किया नहीं। इन्होंने कहा 15 लाख रुपया, कोई एक पैसा नहीं आया। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां पर एनम 1 लाख मिली है, जो 1% होता है, 1%। आप सोचिएगा इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अगर ये शायद अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा बता देते तो शायद इनको कोई फायदा हो गया होता। जो लोग कहते हैं कि ये अमित शाह जी को चीफ मिनिस्टर बनाने की सोच रहे हैं, उसके बदले तो हम कहते हैं कि हमारे सम्मानित हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश के नेता श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को प्रोजेक्ट करते तो बात फर्क होती। लेकिन वो तो करते नहीं क्योंकि दिल में कुछ और है और कहते कुछ और है। ये जुमलों वाली सरकार है, आप इनके कहनों पर मत जाइए। ये भ्रम फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। मेरी बात का जवाब नहीं आया मित्र। ठीक है मधु जी, ठीक है हृदय जी, वही सवाल बहुत अदब से आपसे पूछूंगा, क्या बड़े राजनेताओं ने अपने भाषण लिखने का काम कॉमेडी शोज के स्क्रिप्ट लिखने वालों को दे दिया है, उनको हायर कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी वरिष्ठ नेता, सभी दलों के वरिष्ठ नेता, मैं मानकर चलता। हृदय जी, कॉमेडी तो सभी कर रहे हैं।
सभी दलों के वरिष्ठ नेता आदरणीय हैं और सब लोग, हम मानकर चलते हैं कि सब लोग स्वयं विवेकशील हैं और स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन आदरणीय तो कपिल शर्मा भी है। हृदय जी, कपिल शर्मा के भी इस देश में करोड़ों फॉलोअर है। मेरे लिए कपिल शर्मा भी आदरणीय है। सभी वरिष्ठ नेताओं का, चूंकि ये विषय नेताओं की भाषा आप बिल्कुल, यह चूंकि आपका जो मुद्दा है यह नेताओं की भाषा से जुड़ा हुआ है और मुद्दा आधारित राजनीति, चुनाव में मुद्दों के आधार पर बहस ये होनी ही चाहिए थी। ये बात एक आदर्श स्थिति है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री, सारे हमारे नेताओं ने भाषण अपने मन से दिए हैं, विवेक के आधार पर दिए हैं। और ये जो कसाब का जिक्र आ रहा है बार बार, तो ये केवल अक्षरों का संक्षिप्तीकरण है। इसे उस तरह किसी आतंकवाद से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बातें कही गई और अभी जी 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 ठीक है। हृदय जी आएंगे आपको। सुरेंद्र राजपूत जी, वही सवाल जो मैंने मधु जी से पूछा, आदरणीय हृदय जी से पूछा, वही आपसे, क्या कॉमेडी शो लिखने वाले लोग अब राजनेताओं के भाषण लिख रहे हैं? भाई, जो लोग कॉमेडी शो वालों से अपने भाषण लिखवा रहे हैं उनका हश्र भी कॉमेडी शो वालों की ही तरीके से होगा। आने वाला चुनाव है, जनता तय कर देगी किसने अपने भाषण स्वयं लिखे हैं और किसने कॉमेडी शो के वालों के राइटरों से लिखवाए हैं। जनता सब कुछ पसंद करती है, लेकिन जनता अपने मूल मुद्दों के साथ मजाक नहीं पसंद करती। जनता अपने मूल मुद्दों के साथ इस तरीके का हास्य परिहास नहीं पसंद करती कि जनता के मूल मुद्दे बेरोजगारी हो, आपके वादे के अनुसार 6 करोड़ रोजगार मिल जाए, लेकिन आप जनता को कसाब समझाएं। जनता के मूल मुद्दे हो कि किसानों को जो है कर्ज माफी होगी और उनकी फसल का जो मूल्य है स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा, और जनता को आप ये समझाने लगे कि साहब कसाब हो जाएगा और हिंदी जो बिजली है वो माफ होने कर, उसकी बिजली के रेट हाफ होने की जगह बिजली जो है हिंदू और मुसलमान हम कर देंगे। जनता के मुद्दों को आप विकास के बात करेंगे तो आज की डेट में जनता ये जरूर पूछेगी कि ये विकास शमशान का आप कर रहे थे, कब्रिस्तान का कर रहे थे। तो इन सारी चीजों के जिन जिन लोगों ने भी ये भाषण लिखे हैं, अगर मोदी जी ने स्वयं लिखे हैं, अमित शाह साहब ने स्वयं लिखे हैं, तो उचित है जनता उनको जवाब देगी, वरना जनता निश्चित तौर पर कॉमेडी शो के सीरियल जैसा हश्र कर देगी। सबसे मैं सबको कह रहा हूं, केवल अमित शाह और मोदी ने, मैं सबको बराबरी पर रख रहा हूं। मधु जी, मैं एक सवाल, एक शेर था, बड़ा प्रसिद्ध शेर है दुष्यंत का, कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। उस वक्त कम से कम रोटी मुद्दे के तौर पर तो जिंदा थी, थाली में ना सही। उत्तर प्रदेश में तो रोटी मुद्दा भी नहीं बनी, मुद्दा भी गधे घोड़े कसाब बन गए। मधु जी, जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं सड़कों की, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की, और जो बनाने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो बना है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, और हमने एम्स के लिए जमीनें दी हैं। हम बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं डायल 100 की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, एमबीबीएस की सीट बढ़ी है। अच्छा, फिर डायल 100 में ये गधे क्यों ले आते हैं आप? 500 सीट। मधु जी, डायल 100 की बात करते करते आप गुजरात के गधे क्यों ले आते हैं? जी पर देखिए, वो एक लाइटर वे में था, ये उसको कसाब से नहीं कंपेयर करिए। तो ये भी कह रहे लाइटर वे में कहा कसाब, वो भी कह रहे कसाब लाइटर वे में कहा, राहुल जी कह रहे हैं गब्बर लाइटर वे में बोला, तो लाइटर वे में तो कॉमेडी चल रही है।
देखिए कॉमेडी नहीं, ये बराबर चुनाव के भाषण चल रहे हैं, चुनावी ना, ये मत कहिए गंभीर चुनाव है मधु जी। लेकिन कसाब की बात नहीं होती, ना, ये गंभीर बात चुनाव नहीं है। शमशान गया की बात नहीं होती, और जनता का मजाक नहीं बनाया जाता, भ्रम फैलाया जाता है, जनता का मजाक बनाया जाता है। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है, इनको सिर्फ मिले बाहरी दागी बागी, इनको अपने कैंडिडेट नहीं थे। हमारे कितने सम्मानित दीक्षित जी हैं और वो नहीं मिले, इन्हें मिले बाहर के लोग। देखिए कितनी इनकी जो कथनी, मैंने शुरू में कहा कथनी करनी फर्क है, लेकिन अब नहीं भ्रम फैला पाएंगे। ये 2014 नहीं है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाए अमिताभ जी, कुछ कर ही नहीं पाए अभी तक। तो ठीक मधु जी, हृदय जी से एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर ब्रेक पर जाना। हृदय जी, उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता है, पार्टी ने किया, आप लोग समझ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो नाम भी ले दूंगा, मुझे कौन रप हो मुझे कहा, हमें कहानी। वो द्व्यर्थी संवाद बोलने में निष्णात हैं, वो भी चुनावी रैलियों में रंग जमा रहे हैं। अब मैं कैसे मान लूं, जहां दादा कोंडके की तरह के संवाद शैली में बात हो रही हो चुनाव के मंच से, मैं कैसे मान लूं कि गंभीर चुनाव है? अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश बेहाल 27 साल का नारा दिया, उसी समाजवादी पार्टी के साथ आज कांग्रेस गलबहियां लिए खड़ी हुई है, एक बेमेल गठबंधन लेकर। कसाब इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को एक जगह मिलाकर एक शब्द कहा गया। उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मायावती जी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आतंकवादी कहा गया, शुद्ध रूप में कहा गया, किसी प्रतीक में नहीं कहा गया, किसी हंसी मजाक में नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश आप गुड़ भेजोगे तो वो गुलगुला नहीं भेजेंगे क्या? आप गुड़ भेजोगे उनके घर तो वो पलट के गुलगुला ही तो भेजेंगे। बिल्कुल, लेकिन हम इस कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता मानती है कि इनके कारण उत्तर प्रदेश तहस नहस हो गया, इनके कारण उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संस्थाएं तहस नहस हुई, इनके कारण पूरा उत्तर प्रदेश का वातावरण खराब हुआ, इनके कारण सांप्रदायिक दंगे हुए, इनके कारण यहां पर अराजकता आई, इनके कारण कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी माना कि उत्तर प्रदेश में सब अराजकता हुई। अभी हमारे मित्र राजपूत जी हैं, उन्होंने कहा था कि जब छोटे कद के लोग बड़ी जगह पहुंच जाते हैं तो गड़बड़ होता है। ऐसा आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, वह भी लिखवा कर पढ़ते हैं, बगैर लिखे तो वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन मैं आदरपूर्वक कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दों को उठाने के लिए पूरी तौर पर ईमानदारी बरती गई, और आज भी हम लोग मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोषी हैं उत्तर प्रदेश की अव्यवस्था के, अराजकता के, यहाँ पर सुशासन। छोटी सी टिप्पणी, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि एनसीआरबी के जो रिपोर्ट है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। 2015 के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार एमपी में सबसे हाईएस्ट है रेप केस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एमपी में है, और ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मतलब इन्होंने एनसीआरबी के डेटा को भी गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया, जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि ये बीजेपी की खासियत रही है कि जो इनके शासित प्रदेश है वहां पर ये कुछ नहीं कर पाए हैं। अब जैसे किसान का कर्ज माफ करना अभी तक उन्होंने वहां नहीं किया, ये उत्तर प्रदेश में ये भाषण दे रहे हैं। पहले वहां माफ करते तो जनता इनको मानती, विश्वास करती इन पर। अब विश्वास कराने के लिए इनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता से कह सके। सारे प्रमुख राजनेताओं को टीवी की डिबेट में मुद्दे याद आते हैं और मंच पर पहुंचते ही प्रश्न याद आता है। सांसद निधि इन्होंने कहाँ खर्च की, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी इनको बनाने थे, या जो गांव गोद लिया था, उन गांवों का क्या हुआ? बदहाल है। सिर्फ हमारी डिम्पल जी का 6th नंबर पर है वो गांव।
तो बहुत सारा फर्क दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है यहां पर टीवी डिबेट्स और चुनावी मंचों पर। यहां डिबेट्स में विकास की बात होती है, बिजली पानी रोजगार की बात होती है, लेकिन चुनावी मंच पर जैसे ही नेता चढ़ते हैं वहां पर कसाब, गधे और तमाम चीजों का जिक्र होने लगता है। और ये कितना खतरनाक है, किसको जिताएगा किसको हराएगा वो अलग चीज है, लेकिन भारतीय सियासत में ये कौन सा दौर आ चला है, कौन सा चलन चल पड़ा है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अब हो रहा है। ये देश के लिए खतरनाक भी हो सकता है, आगे जाने पर सियासत के लिए खतरनाक हो सकता है। अमिताभ जी के पास अब सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी। सुरेंद्र जी, जो बात अभी पंकज कह रहे थे, टीवी डिबेट्स में, सेमिनार्स में बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ अच्छी अच्छी, एक बिल्कुल पिंकिश पिक्चर दिखाते हैं लीडर्स, कहते बताते हैं जब कितने चिंतित हैं प्रदेश के लिए, और जैसे ही मंच की सीढ़ी चढ़ते हैं सामने जनता दिखी और उसके बाद उनका रूपांतरण हो जाता है। ये बीमारी क्यों है भाई? अमिताभ जी, जिन जिन लोगों को भी ये बीमारी होगी उनको भी जनता दिखा देगी। फिर ये मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हमारी जनता जनार्दन है, बहुत समझदार है। जो लोग भी जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, जो लोग भी जनता के मुद्दों से हट करके इधर उधर की बात करेंगे, जो लोग भी जनता का, अगर जनता बिजली मांगती है तो आप कसाब की बात करेंगे, इसी तरीके से इस कसाब की जगह पर ये लोग सबका भी कहा था इन्होंने 2014 में। सबका मतलब सपा, कांग्रेस और बसपा, ये इन्होंने पहले कहा था 2014 में। अब ये कसाब कहां से ले आए? आज की डेट में नकारात्मक राजनीति करने की कोई इंतहा होती है, और उस इंतहा को हृदय नारायण दीक्षित जी जैसा सम्मानित शख्स जो है आज डिफेंड कर रहा है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि हृदय नारायण जी जैसे लोग इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। कसाब को आप सबको डिफेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में राजनीति में जिस तरीके से मूल मुद्दों पर हमने आपसे क्या कहा, हमने आपके संकल्प पत्र में प्रश्न पूछा, हमने कहा आपसे कि किसानों का कर्ज आप माफ करने का संकल्प ले रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? आपका जवाब आया कसाब। ठीक है सुरेंद्र भाई, ठीक है बाबू, वो सवाल जो आपने उठाया मैं हृदय जी से पूछ लूं। हृदय नारायण जी, 2014 में सबका था, सपा बसपा कांग्रेस चलता था, ये सबका कसाब में रूपांतरित क्यों हो गया जी? और आज की डेट में ये लोग कसाब ले आए, इन्हें शर्म नहीं आती है आज की डेट में? मैं आपको ठीक है सुरेंद्र हूँ, हृदय जी, मूल मुद्दों पर हृदय नारायण जी की पार्टी से बात करना चाहते हैं तो ये कसाब क्यों ले आते हैं? हमने बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, आपने कहा कि हम ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, समय कम है। हृदय जी पर बात करनी चाहिए, आपने कहा बिजली। ठीक है राजपूत जी, बेरोजगारी के लिए, ओके ठीक है, अच्छी बात है, के लिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ध्वस्तीकरण के लिए, ऐसे सारे प्रश्नों के लिए, मुद्दों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस को, सपा को, बसपा को स्वीकार करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जनजीवन का, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का, खेती का, किसानी का, रोजगार के अवसरों का, औद्योगिकरण का सर्वनाश किया है तीनों दलों ने मिलकर, और इसलिए तीनों दलों को एक साथ कहने के लिए कसाव शब्द का प्रयोग किया गया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जनहित में ऐसे सारे प्रश्नों थे, सबका में भी तीनों आ रहे थे। 15 लाख रुपए कहाँ है? तब भी इनको नागवार गुजरा था। बेशक तीनों आ रहे थे, अब की बात दूसरी तरह का शब्द इस्तेमाल हो गया, लेकिन इसमें तीनों दलों को शामिल करने की बात है। ये बात बार बार स्पष्ट हो गई कि तीनों दल दोषी हैं उत्तर प्रदेश के सर्वनाश के। ठीक है मैं मधु जी के पास जाऊंगा, समय कम है सुरेंद्र जी, समय कम है। मधु गुप्ता जी, सुरेंद्र भाई समय कम है, बात आ गई आपकी। मधु गुप्ता जी, इनसे हमको शिकायत कि ये कसाब का मुद्दा क्यों उठा के लाए, और आपसे शिकायत कि आप गुजरात के गधे को उत्तर प्रदेश में क्यों लाई चुनाव का मुद्दा बना के। कंधार छोड़ के आने वाले लोग, कोई सुधार पार्टियां नहीं। मधु गुप्ता जी, बड़े आहत हैं हम, हमारे सम्मानित आदरणीय दीक्षित जी को डिफेंड करना पड़ रहा है कसाब को। हम बहुत ही आहत हैं आज, और दिल से आहत है। इतने सम्मानित हम आदरणीय, हम तो बिल्कुल देखते हैं विधान परिषद में, हमने देखा है
सीखा है आपसे और आपको डिफेंड करना पड़ रहा है कसाब को, ये बीजेपी जुमलों वाली पार्टी की वजह से, क्योंकि इनको यही नहीं पता इन्होंने कहां मर्यादाएं तोड़ी और कहां हमारे देश की, हमारी प्रदेश की जनता को बेआबरू किया, किस तरीके की बातें करी हैं। जनता इसका जवाब देगी, इंतजार करिए 11 मार्च को। ठीक है मधु गुप्ता जी, भ्रम फैलाया था वो भ्रम इस बार नहीं। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी, कुछ चीजें हमारी भी हैं जिससे हम समझना चाह रहे हैं आपसे। एक तो ये चीज कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जो आता है वो चीज, और दूसरी सांप्रदायिक, जिस तरीके से हम कहते हैं कि हम लोग सांप्रदायिक स्वार्थ को बनाए रखना चाहते हैं, यहां ध्रुवीकरण की जैसी कोई बू नहीं आती है आपको। और तीसरी चीज जो ये शब्दों में आजकल चल रहा है, छोटे शब्द कह के लोगों को बताया जा रहा है, क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, पहले कम होते थे अब ज्यादा हो रहा है। संपादकीय टिप्पणी सर। जी पंकज, चुनाव आचार संहिता बड़ी जटिल प्रक्रिया है, उसमें किसी को दोषी करना जी, और अब जो दोषी हो भी जाए उनको न चुनाव आयोग की निंदा के अलावा और कुछ नहीं होता, और नेता की सेहत पर निंदा से फर्क नहीं। चुनाव आयोग बहुत ज्यादा करता है, जो चिट्ठी लिख देता है कि निंदा की जाती है, भविष्य में ऐसा नहीं करना, बोले ठीक है चलो। इसलिए नेता स्वच्छंद, नेता मस्त, नेता अलमस्त। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती ही होती है। जातीय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दोनों मेरे लिए बराबर खराब हैं। मैं दोनों किस्म की गोलबंदी के खिलाफ हूं। कुछ लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तो खिलाफ हैं, लेकिन जातीय गोलबंदी के खिलाफ नहीं, ऐसे वैसा वर्षा। लेकिन मैं दोनों के विरुद्ध हूं। मैं मानता हूं 22 करोड़ लोग एक हैं, एक रंग, एक रूप, एक से। हृदय जी से मैं याद कहूं, मैंने कहीं किसी पुराने बुजुर्ग नेता ने कभी बताया था कि जवाहरलाल जी कहीं आए उत्तर प्रदेश में, गांव में गए तो जनता नारे लगाने लगी भारत माता की जय। तो जवाहरलाल जी ने उनको रोका और उनको 5 मिनट तक ये समझाया कि भारत माता कौन है, ये खेत, ये किसान, ये फसल, ये भारत माता है। आज नेता क्या कह रहे हैं? गधा, घोड़ा, कब्रिस्तान, शमशान, कुत्ता, बिल्ली, कसाब। ये अंतर आ गया जवाहरलाल से यहां तक आते आते राजनीति में। एक दूसरा मसला, जो भूखा है, जो बेरोजगार है, जो दुखी है, दरिद्र है, वंचित है, हृदय जी बड़ी पीड़ा से कहता हूं मधु जी, वो जब सुनता होगा मंच पर अपने भाग्य विधाताओं की ये वाणी, तो उसको लगता होगा कि इनकी आंख मेरे दुख से गीली नहीं होती। भाषा शैली देखिए और मंचों पर देह की भाषा देखिए, केवल भाषा शैली नहीं। सुरेंद्र जी, मंचों पर देह की भाषा, जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं नेताओं की, वो भी तो देखिए। क्या अंदाज है? किसी गरीब की पीड़ा उनके चेहरे पर दिखती है क्या? उस मां की पीड़ा दिखती है जिसने अपनी मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराया, पैसा बचा के बच्चे को बीटीसी कराई और बच्चा आज धरने पर बैठा है। क्या उसकी पीड़ा दिखती है? नहीं दिखती। खाए पिए अघाए प्रहसन करने वालों की छवि दिखती है। खाए पिए अघाए, ननकू की छवि कहां? ननकू की पीड़ा कहां है मंच पर? मैं चुनौती देता हूं चारों दल, कोई बता दे कि उसने गरीब की पीड़ा को स्वर दिया है मंच से। नहीं, तंज हो रहे हैं और हास्यास्पद स्थितियों तक जा रही हैं चीजें। और फिर मैं एक बात अंत में कहूंगा, राजनीति जिनके हाथ में है आज के दौर की, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो लोग अभी नए राजनीति में आए हैं हृदय जी, वो क्या सीखेंगे? जब बड़े नेताओं को ये बोलते देखेंगे, ये आचरण करते देखेंगे, तो वो क्या सीखेंगे? बिल्कुल। और गरीब का मन टूटता है, गरीब को लगता है ये लोग हमारे दर्द से चिंतित नहीं। ये मुकाबला है क्या? नहीं। ये इस बात का चुनाव होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की बेहतर खिदमत कैसे की जाए, कौन कर पाएगा। चुनाव वहां तक केंद्रित नहीं रहता, उसकी बात नहीं होती।
हिंदू मुसलमान में बांट दो, अगले पिछड़े में बांट दो, छोटी छोटी जातियों की गोलबंदी में बांट दो। जी ईश्वर के लिए इस चलन को रोकिए, ये रास्ता खतरनाक है। वाजपेयी जी ने एक बार एक कविता में कहा था, उसकी एक पंक्ति से बात खत्म करूंगा। चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इस चिनगारी से प्रदेश को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मधु गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, संजय राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीक्षित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। तो ये नई भाषा